तो कल की वीडियो के अंदर हमने देखा था हेरोडोट्स और हिकेटियस के बारे में। और हेरोडोट्स के बाद जो सबसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वहाँ से निकला, यानी ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट से निकला, वो थे प्लेटो। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्लेटो के बारे में, जिनका कि काफ़ी योगदान रहा है इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। हालांकि उनका सिर्फ ज्योग्राफी में योगदान नहीं रहा है, ऐसा कहना उनका सिर्फ ज्योग्राफी में ही योगदान रहा है ऐसा कहना जो है उन्होंने जो कार्य किया अपने समय काल के अंदर, उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने काफ़ी सारा कार्य किया है और काफ़ी सारे सब्जेक्टों के लिए उन्होंने कार्य किया है। हालांकि वो एक फ़िलोसफर थे, वो एक जोग्राफ़र नहीं थे, और वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया करते थे और ऑब्ज़र्व करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। कोई थ्योरी या कोई कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दिया जाता था। तो उनके द्वारा जो काफ़ी सारा कार्य किया गया, जो सब्जेक्ट्स थे हमारे, उनका क्लासिफिकेशन के बाद हमने उनके कार्य को अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर जो है इन्वॉल्व कर लिया। जैसे कि उनके द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी काफ़ी कार्य किया गया है, और उनका हिस्ट्री के अंदर भी योगदान रहा है, उनका ज्योग्राफी के अंदर भी योगदान रहा है, और उनका मैथ के अंदर भी योगदान रहा है। तो जो सब्जेक्ट्स थे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे ज्योग्राफी अलग हुई, हिस्ट्री अलग हुई, केमिस्ट्री अलग हुई, फिजिक्स अलग हुई, तो इनके अलग होने के बाद हमने उसके कार्य को बांट लिया अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अपने सब्जेक्ट्स के अंदर जो है उनको इन्वॉल्व कर लिया गया। तो वो एक पॉलीमैथ थे और काफ़ी सारा कार्य जो है काफ़ी सारे फील्ड के अंदर उन्होंने किया है। तो उनका जो जन्म हुआ था वो था 428 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 348 ईस्वी पूर्व तक उनका जो समय काल जो है वो माना जाता है। और अपने समय काल के अंदर उन्होंने काफ़ी जो है नॉलेज के इवोल्यूशन में काफ़ी योगदान उनके द्वारा जो है वो दिया गया। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य उनके द्वारा किया गया और सबसे इम्पोर्टेंट एक थ्योरी जो उनके द्वारा दी गई, जो एक कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दिया गया, वो था आइडियलिज्म। आइडियलिज्म उनके समय काल के पहले आइडियलिज्म जैसी कोई एक फ़िलोसफी जो है वो एग्जिस्ट नहीं किया करती थी, एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एग्जिस्ट नहीं किया करता था। तो सबसे जो कंट्रोवर्शियल जो चीज़ उनके द्वारा दी गई है वो है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म इतना पॉपुलर हुआ और इतना आज भी उसके अंदर इतनी डिबेट हो रही है कि उनके ऊपर मूवी तक बन चुकी है आइडियलिज्म के अंदर। एक्चुअली आइडियलिज्म था क्या जो उनके द्वारा दिया गया? प्लेटो का ऐसा मानना था कि जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट वॉज नॉट रियल, इट इज़ नॉट रियल। जैसे जो नदियाँ हैं, जो पर्वत हैं, जो माउंटेन है, जो समुद्र है, समुद्र के अंदर जो मछलियाँ हैं, जो आदमी है धरती के ऊपर, वो सब चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। वो चीज़ें जो है रियल नहीं है, उनका ऐसा मानना था। तो उस समय पर जो अन्य जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हुआ करते थे उनके द्वारा पूछा गया, अगर ये चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं और ये एक्चुअल चीज़ें नहीं हैं, ये रियल नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को सोल्व करते हुए उन्होंने काफ़ी सारे जो है चीज़ें बताई और उसको एक्सप्लेन किया। जैसे कि मैं भी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आइडियलिज्म है क्या। उनका ऐसा मानना था कि जो कुछ भी इस धरती के ऊपर है वो कहीं ना कहीं और एग्जिस्ट कर रहा है। जो एक्चुअल जो चीज़ है वो कहीं और एग्जिस्ट कर रही है, और उसकी एक कॉपी जो है वो यहाँ पर रखी गई है। जैसे कि आप एक कारपेंटर का उदाहरण ले सकते हैं। कारपेंटर, मान लीजिए कारपेंटर ने एक टेबल बनाई, तो हम क्या सोचते हैं कि टेबल जो है वो वही जो है रियलिटी है एक। प्लेटो का ऐसा मानना नहीं था। प्लेटो का ऐसा मानना था कि जो टेबल है वो रियल नहीं है, जो रियलिटी है वो तो एग्जिस्ट कर रही है कारपेंटर के माइंड के अंदर। जो कारपेंटर का जो माइंड है उसके अंदर ये चीज़ आई, और उसके माइंड के अंदर उन्होंने इस चीज़ को बनाया सबसे पहले, और उसको बनाने के बाद जो है इसको जो है धरती के ऊपर बनाया गया। यानी कि जो ये इस दुनिया के अंदर लेकर के जो आया गया। तो एक्चुअल जो प्राइमरी जो चीज़ है वो तो उसके माइंड के अंदर है। ये तो एक उसकी कॉपी है, जो कारपेंटर के माइंड के अंदर जो टेबल है, और जो उसके सामने एक टेबल जिसको हम यूज कर रहे हैं वो तो एक कॉपी है उसकी।
कारपेंटर के माइंड के अंदर जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो प्लेटो का भी ऐसा ही मानना था कि जो चीज़ें धरती के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं एक्चुअली वो एक कॉपी है, कोई ना कोई एक बाहर ऐसी चीज़ है जिसके माइंड के अंदर ये चीज़ें आई होंगी और उस चीज़ों की कॉपी जो है उनके द्वारा यहाँ पे बनाई गई है। तो एक्चुअली ये था आइडियलिज्म, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और बिल्कुल सच भी लगती है ये चीज़ की वास्तव में ये चीज़ तो सच ही है। तो एक मूवी है जो कि आइडियलिज्म के ऊपर भी बनी है जिसका नाम है मैट्रिक्स, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। वो जो रियलिटी है इस दुनिया के अंदर उसके ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं उस मूवी के अंदर, और वास्तव में प्रूव कर दिया जाता है इस चीज़ को कि जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं जिसको हम एक्चुअल चीज़ें समझते हैं वो एक्चुअल में है ही नहीं, वो तो एक कॉपी है किसी चीज़ की, वो तो एक किसी का आइडिया है और हम जो है बेवकूफ़ बनाए जा रही हैं। उस मूवी के अंदर यही चीज़ें जो है वो बताई गई हैं, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य उनके द्वारा किया गया वो था डिडक्टिव अप्रोच का देना। उन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग की जो है वो स्टार्टिंग की इन द इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज। और डिडक्टिव अप्रोच है क्या वास्तव में? डिडक्टिव अप्रोच जो है जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपको जो सरकारी स्कूल है उसके बच्चे देखे काफ़ी सारे और उनसे आपने बात की, तो उसके बेसिस पे आपने ये निष्कर्ष निकाला कि जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो कम इंटेलिजेंट हैं कंपेयर टू द स्टूडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल। इस चीज़ को आपने जर्नलाइज कर लिया। कुछ समय पश्चात आपका एक मित्र आपके पास आया और उसने आपको बोला कि मेरे जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्टडी करते हैं। तो जो आपने पहले जर्नलाइजेशन उस चीज़ का किया हुआ है, उस चीज़ को आपने पहले जो ऑब्जर्व किया हुआ है और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक जर्नलाइजेशन जो अपने माइंड के अंदर बनाया हुआ है कि सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जो है कम इंटेलिजेंट होते हैं कंपेयर टू द स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल। उसके बेसिस पे आपने अनुमान लगाया कि अगर इनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो भी जो है कम इंटेलिजेंट होंगे। तो जो जनरल चीज़ से एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ जाना, वो जो एक्चुअली उसको डिडक्टिव अप्रोच जो है वो कहा जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो कहा जाता है। तो ये जो है अप्रोच उनके द्वारा स्टार्ट की गई, उनके द्वारा देखी गई जो है इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, ये चीज़ उनके द्वारा दी गई। इसके बाद जो है वो प्लेटो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये माना गया कि जो अर्थ है वो राउंड शेप में है और अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ऐसा उनका मानना था। और काफ़ी सारे उस समय पर जो डेटा अवेलेबल था उसके बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरी जो है दी और काफ़ी उस समय पे ये थ्योरी पॉपुलर भी हुई, काफ़ी समय तक इस चीज़ को माना गया। तो ये उनका एक इम्पोर्टेंट करियर रहा है। उसके बाद जो पाइथागोरस जो थे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो भी उनके कंटेम्प्रेरी थे, उनके समकालिक वो व्यक्ति थे। हालांकि कोई भी जब नॉलेज प्रोड्यूस होती है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के माइंड की उपज नहीं होती है। तो उस समय पर जो पाइथागोरस थे या एरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, तो उस समय पर और भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हुआ करते थे। उनकी सारी चीज़ों को मिला करके जब एक निष्कर्ष निकलता था उसको हम नॉलेज बोलेंगे। आज भी जब आप कोई चीज़ सोचते हैं या कोई चीज़ आप जो है बनाते हैं, वो एक्चुअल में वो आपकी नहीं है, वो आपने काफ़ी सारे लोगों से सीखा है और काफ़ी अपना जो एक माइंड है उसके द्वारा एनालाइज करने के बाद आज आप जो कुछ भी बना रहे हैं या जो कुछ भी हैं वो रिजल्ट है आपके आसपास के लोगों की सोच का, या जो लोगों के द्वारा आज तक सोचा गया या लोगों के द्वारा जो है आज तक प्रोड्यूस किया गया, उसको ही आप आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति है उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा है अपने हिसाब से, अपने माइंड के संदर्भ से। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है वो यूडोक्स एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ करते थे।
उनके द्वारा भी जो है काफ़ी सारी मैथमेटिकल जो इक्वेशन है वो दी गई और काफ़ी सारे मैथमेटिकल लॉ उनके द्वारा बनाए गए। और उन्हीं लॉज के आधार पर उन्होंने जो है जो उस समय का जो क्लाइमेट हुआ करता था उसको जो है बांटा, उसका क्लासिफिकेशन उन्होंने किया और उसी के बेसिस पे उन्होंने जो है वो बताया कि जो जो सूर्य है, सूर्य से जितनी दूरी किसी स्थान की होगी वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होगा। सूर्य के बिल्कुल फ्रंट में कोई चीज़ होगी तो वो चीज़ गर्म होगी, वो सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो गर्म होगा। उसी के आधार पर इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन किया क्लाइमेट का उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी आए वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का जन्म जो है वो 384 ईस्वी पूर्व हुआ और उनकी जो डेथ हुई वो 320 ईस्वी पूर्व के अंदर हुई। उनका भी काफ़ी सारा योगदान जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, इन द इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज रहा है। तो उनको फादर ऑफ टेलीलॉजिकल अप्रोच जो है वो माना जाता है। टेलीलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है उनके द्वारा दिया गया और उसी टेलीलॉजिकल अप्रोच को आगे बढ़ाया गया जो कि जर्मन के जो स्कॉलर हुआ करते थे कार्ल रीटर भी जो है टेलीलॉजिकल अप्रोच के अंदर बिलीव किया करते थे। और इसके अंगेस्ट जो है प्लेटो के अंगेस्ट वो जो है बिलीव किया करते थे रियलिज्म में। उनका ऐसा मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा कि प्लेटो का मानना था कि ये जो चीज़ है वो एक्चुअल में कहीं और जगह एग्जिस्ट कर रही है और अर्थ सरफेस के ऊपर जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में एक कॉपी है। तो ऐसा एरिस्टोटल का जो है वो मानना नहीं था। एरिस्टोटल का ऐसा मानना था कि चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, चीज़ों को हम देख सकते हैं और चीज़ों को हम जैसे नदी का जो पानी है वो हम पी सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एक्चुअल में यहीं पे हैं, ये जो है कॉपी नहीं है किसी चीज़ की। ये एक्चुअल में जो हम देख रहे हैं, जो हम सेंस कर रहे हैं, जो कि हमारे जो सेंसर हैं उनके द्वारा जो चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं वो एक्चुअल में रियलिटी है, वही रियलिटी है। जैसे कि जो हमारे द्वारा जो ब्रिज बनाया जाता है, हम एक उदाहरण ले सकते हैं। उस ब्रिज बनाने के बाद हम उसके ऊपर चल सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं और उसके द्वारा अपना जो कार्य है उसको आसान बना सकते हैं। और हम कहीं जाएं और जा कर के उस जगह पर वापस आएँ तो वो चीज़ हमें वहीं पर मिलेगी। इसका मतलब है कि वो चीज़ें रियल में जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा एरिस्टोटल का मानना था कि ये जो चीज़ें हैं जो यही रियलिटी है जो हम देख रहे हैं, जो हम हमारे सेंसेस के द्वारा महसूस कर सकते हैं। ये भी काफ़ी जो है अच्छी बात उनके द्वारा जो है वो बताई गई। और एक सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है वो ये है कि कितना अच्छा हुआ करता था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, चीज़ें कितनी अच्छी हुआ करती थी। जैसे कि जो गुरु है जो उसके विचार अलग हुआ करते थे, जो उनके शिष्य थे एरिस्टोटल उनके विचार अलग थे, फिर भी उनके अंदर कितना प्यार था और फिर भी वो एक दूसरे की कितनी इज्जत किया करते थे। ये आज के समय पे हमें उनसे सीखने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। आज आप किसी भी टीचर के अगेंस्ट अगर आप कुछ बोल देते हैं तो आप जानते हैं आपके साथ क्या होगा, आपके रिजल्ट के साथ क्या होगा। उस समय पर जो है फ्रीडम जो है वो हुआ करती थी। आज के कंपैरिजन में उस समय जो है राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू फ्रीडम जो है ज़्यादा हुआ करता था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। ये चीज़ें हमें उस समय से सीखनी चाहिए। और जो एरिस्टोटल जो है वो स्टूडेंट हुआ करते थे प्लेटो के, और प्लेटो के द्वारा जो एकेडमी बनाई गई थी उस एकेडमी के अंदर जो है वो लर्निंग किया करते थे। इसके बाद जो है और वहाँ पर जो है वो जब तक प्लेटो जो है जीवित रहे उस एकेडमी के अंदर तब तक एरिस्टोटल भी उस एकेडमी के अंदर रहे। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ प्लेटो ही क्विट द एकेडमी एंड उसके बाद उन्होंने जो अपना समय जो अपनी ज़िंदगी के जो 12 साल हैं वो ट्रैवलिंग को दिए। और उस समय पर जितने भी व्यक्ति जो व्यक्ति थे वो ट्रैवल बहुत किया करते थे।
तो एरिस्टोटल ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी ट्रैवल किया और चीज़ों को ऑब्जर्व किया उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। तो उन्होंने जो है जो ग्रीक जो जगह थी, उस जो माउंटेन थे, जो नदियाँ थी, जो टोपोग्राफी थी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, उनको जो है ऑब्जर्व किया, उनको जो है देखा। और जो एजियन जो सी था उसके किनारे पर उन्होंने काफ़ी जो है ट्रैवलिंग की। तो ये एक उनका पर्टिकुलर जो है कार्य, और इसी के बेसिस पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है दुनिया को बताई। इसके अलावा जो है एरिस्टोटल जो है वो जो कि प्लेटो का भी मानना था कि चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से जो व्यवस्थित जो है वो की गई है इस धरती के ऊपर, ऐसा ही एरिस्टोटल का भी मानना था। तो ये एक सिमिलैरिटी थी प्लेटो के अंदर और एरिस्टोटल के अंदर, कि वो चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से जो है इस धरती पर। इसके अलावा जो है एरिस्टोटल ने भी एक एकेडमी जो है वो ओपन की, और जिसका नाम उन्होंने लीजियम जो है वो रखा, और उसके अंदर काफ़ी उन्होंने स्टडी की और काफ़ी सारे स्टूडेंट उनके पास भी जो है वो रीड किया करते थे, जो है लर्निंग किया करते थे। और इसके अलावा जो है एरिस्टोटल जो है इंडक्टिव अप्रोच के बिलीवर थे। इंडक्टिव अप्रोच को वो काफ़ी प्रमुखता के साथ जो है इंडक्टिव अप्रोच के साथ कार्य किया करते थे। इसके विपरीत जो है प्लेटो जो है वो डिडक्टिव अप्रोच में बिलीव किया करते थे। एरिस्टोटल का ऐसा मानना था कि चीज़ों को जो है इंडक्टिव अप्रोच के साथ जो है वो देखा जाना चाहिए। जैसे इंडक्टिव अप्रोच का मतलब है स्पेसिफिक चीज़ से एक जनरलाइजेशन की तरफ जाना। जैसे कि मैं आपको स्कूल का ही एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने 3-4 लड़कों को लड़कियों को देखा जो कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, और आपने देखा कि ये जो है कम इंटेलिजेंट हैं कंपेयर टू द स्टूडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल। तो उसके बेसिस पे आपने जो है इस चीज़ को जर्नलाइजेशन कर दिया कि चूँकि ये व्यक्ति गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और कम इंटेलिजेंट हैं, तो इसके बेसिस पे आपने आकलन किया कि जो अन्य जो स्टूडेंट होंगे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते होंगे, वो भी जो है कम इंटेलिजेंट होंगे इन द कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट स्कूल। तो ये जो है इंडक्टिव अप्रोच है। तो इसके अलावा जो है वो अक्सर अपने स्टूडेंट को कहा करते थे कि जो है कोई भी थ्योरी, जो कोई भी कॉन्सेप्ट देने से पहले आपको काफ़ी ट्रैवल करना चाहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बाद ही आप एक अच्छी कॉन्सेप्ट और एक अच्छी थ्योरी जो है वो आप डेवलप कर पाएंगे। तो हमेशा ट्रैवलिंग के लिए जो है अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया करते थे। और इसके अलावा जो है उन्होंने अर्थ सरफेस को जो है 3 भागों में बांटा, जो कि टोरिड, टेम्परेट और फ्रीज्ड जो जोन था। टोरिड जोन जो है उन्होंने कहा कि जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश है, 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ से लेकर के और 23.5 डिग्री अक्षांश साउथ तक जो है उन्होंने उसको टोरिड जोन कहा। और 23.5 से 66.5 तक इन बोथ स्फेयर उन्होंने टेम्परेट जोन कहा। और उसके आगे जो है 66.5 से 90 डिग्री तक उन्होंने जो है फ्रीज्ड जोन कहा, जो कि काफ़ी जो है बर्फ़ से ढका रहता है मैक्सिमम टाइम। और इसके अलावा उन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल जो है वो भी दिया था, कि जिसको जो काफ़ी गर्म जो जगह हुआ करती थी, जहाँ पर व्यक्तियों का रहना या इंसान का पनपना या इंसान का वहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल कार्य था, ऐसी जगह को उन्होंने जो है हेल्स जो है वो कहा, यानी कि जो नरक है ऐसी जगह को उन्होंने कहा। और इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी सालों तक जो चर्च जो है वो बिलीव करती रही।